नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विराज स्टडी IQ में। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ फार्मास्यूटिक्स मॉडल पेपर नंबर 4, जो आने वाले एग्जाम जैसे कि RRB फार्मासिस्ट, ESIC फार्मासिस्ट, SSC फार्मासिस्ट, एम्स फार्मासिस्ट और ऑल इंडिया स्टेट जितने फार्मासिस्ट एग्जाम है सभी में महत्वपूर्ण रहेगी। आज दोस्तों जितने भी क्वेश्चन होंगे सब हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। जो भी लैंग्वेज आपको अच्छी लगे उसमें आप क्वेश्चन देख सकते हैं। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला भारतीय फार्माकोपिया कब प्रकाशित हुआ था? यही इंग्लिश में बात करें, द फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश इन, तो दोस्तों ये हुआ था 1955 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, भारत में फार्मेसी शिक्षा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो देखिए दोस्तों, जो भारत में फार्मेसी शिक्षा का जनक है उनका नाम है महादेव लाल श्रोफ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, द फुल फॉर्म ऑफ FIP इन फार्मेसी, फार्मेसी में FIP का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों ये होता है इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, IP का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित किया गया था? सेकेंड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश इन, तो दोस्तों ये हुआ था 1966 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, फार्माकोपिया कंसिस्ट ऑफ, मतलब फार्माकोपिया में क्या क्या शामिल है? तो देखिए दोस्तों, फार्माकोपिया में मोनोग्राफ ऑफ ड्रग्स एंड सबस्टांस, दवा और पदार्थ का मोनोग्राफ भी होता है, मानक परीक्षण स्टैंडर्ड टेस्ट भी होते हैं, विवरण सूत्र डिस्क्रिप्शन फॉर्मूला भी होता है। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, 1811 में पहली केमिस्ट शॉप किसके द्वारा स्थापित की गई थी? मतलब फर्स्ट केमिस्ट शॉप इन 1811 इज एस्टेब्लिश्ड बाय, तो दोस्तों ये की गई थी बाथ गेट के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, पहला राष्ट्रीय सूत्र किस में प्रकाशित हुआ था? मतलब द फर्स्ट नेशनल फॉर्मूलिटी वाज पब्लिश इन, तो दोस्तों ये हुआ था 1960 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, औषधि एवं कॉस्मेटिक अधिनियम कब पारित किया गया था? ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट वाज पास्ड इन, तो दोस्तों ये हुआ था 1940 में। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, हाउ मैनी वॉल्यूम आर प्रेजेंट इन इंडियन फार्माकोपिया 2007, इंडियन फार्माकोपिया 2007 में कितने भाग उपस्थित है? तो इसमें भाग होते हैं 3, 2007 की जो इंडियन फार्माकोपिया थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, औषधीय सहायक अक्षर N to Z IP 2007 में किस भाग में उपस्थित है? मतलब फार्मास्यूटिकल एड्स फ्रॉम अल्फाबेट N to Z आर प्रेजेंट इन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया 2007, तो यह इसके भाग 2 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, इंडियन फार्माकोपिया 2014 में कितने संस्करण है? यानी कि द इंडियन फार्माकोपिया 2014 इज प्रेजेंट इन वॉल्यूम, तो इसमें है दोस्तों 4 वॉल्यूम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, जो औषधि वर्तमान में प्रयोग नहीं हो रही है उन्हें फार्माकोपिया के किस संस्करण से हटा दिया गया है? मतलब द ड्रग्स दैट आर नॉट इन यूज नाउ डे आर ओमिटेड फ्रॉम द एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 7th। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस वर्ष में BP के प्रथम संस्करण का प्रकाशन किया गया था? मतलब ब्रिटिश फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन का पब्लिश कब हुई थी? तो ये हुई थी 1864 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, ETP का पूर्ण रूप क्या है? ETP स्टैंड फॉर, तो दोस्तों ETP की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोलाइट टीन प्लेट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, कठोर रबड़ किस प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है? यानी कि हार्ड रबर इज फॉर्मेड बाय द प्रोसेस ऑफ, तो दोस्तों ये बनाई जाती है ऑप्शन नंबर ए वल्कनीकरण द्वारा। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है, नॉन पेरेंटल उत्पाद के लिए किस ग्लास का उपयोग किया जाता है? विच ग्लास इज यूज्ड फॉर नॉन पेरेंटल प्रोडक्ट, तो दोस्तों इसमें क्या कहता है जनरल पर्पज सोडा लाइम ग्लास, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच प्लास्टिक इज रेसिस्टेंट टू स्ट्रॉन्ग एसिड एल्काइल्स एंड मोस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल, यानी कि कौन सा प्लास्टिक प्रबल अम्ल अक्षार एवं अधिकतर कार्बनिक पदार्थ के लिए प्रतिरोधी है? तो ऑप्शन नंबर सी पॉलीप्रोपाइलिन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, उपचारित सोडा लाइम ग्लास है, मतलब ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास क्या होता है? ये होता है टाइप 2 का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है, प्रकाश संवेदनशील दवाओं के लिए कंटेनर का रंग निम्नलिखित में कौन सा होना चाहिए? मतलब विच ऑफ द फ्लोइंग शाउड बी द कलर ऑफ कंटेनर फॉर लाइट सेंसिटिव ड्रग्स, तो इसमें होता है वो अंबर कलर का।
आकाशी रंग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है टाइप 1 कांच को किस नाम से भी जाना जाता है। टाइप 1 ग्लास इज आल्सो नोन एज। तो दोस्तों इसको टाइप 1 को बोलते हैं बोरोसिलिकेट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है इंजेक्शन के संग्रहण के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। मतलब विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग इंजेक्टेबल। तो इसमें क्या जाता है मल्टी डोज कंटेनर का, जिसको हिंदी में बोलते हैं बहुखुराकी कंटेनर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कंटेनर सीलिंग या क्लोजिंग वाले कंटेनर धूल, नमी तथा वायु से उत्पादों की सुरक्षा करते हैं। मतलब कंटेनर्स विद एयर टाइट सीलिंग और क्लोजिंग सेफ गार्ड द प्रोडक्ट फ्रॉम डस्ट, मॉइस्चर एंड एयर। तो दोस्तों ये करते हैं वायुरुद्ध, मतलब वायुरुद्ध प्रकार के होते हैं, हर्मेटिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, बहुत आसान क्वेश्चन है। चूना पत्थर क्या है, मतलब लाइम स्टोन क्या है। तो दोस्तों ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर ए। और कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है CaCO3। ये भी आपको याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है हाउ मैनी टाइप ऑफ ग्लास आर यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। फार्मास्यूटिकल उद्योग में कितने प्रकार के कांच का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों 4 प्रकार के कांच का उपयोग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है टेबलेट, मुख्य विलयन तथा मल्लम कंटेनरों में किस प्रकार के कांच का उपयोग किया जाता है। मतलब विच टाइप ऑफ ग्लास इज यूज्ड इन कंटेनर फॉर टेबलेट, ओरल सॉल्यूशन एंड ऑइंटमेंट। तो दोस्तों इनमें किया जाता है जनरल पर्पज सोडा लाइम ग्लास, मतलब सामान्य उद्देश्य से संबंधित सोडा लाइम कांच। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कांच की तन्यता क्षमता किसकी 1/20 होती है। मतलब टेंसिल स्ट्रेंथ ऑफ ग्लास इज 1/20 दैट। तो दोस्तों ये होती है स्टील की, मतलब कांच की जो टेंसिल स्ट्रेंथ होती है वह स्टील की 1/20 होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कंटेनर के लिए पदार्थ के रूप में प्रयुक्त प्लास्टिक बहुलक से बना होता है। मतलब प्लास्टिक यूज्ड एज ए मटेरियल फॉर कंटेनर इज कंपोस्ट ऑफ। तो दोस्तों ये होती है थर्मोप्लास्टिक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है पदार्थ का उपयोग गैस तथा गंध के प्रति अवरोधी के रूप में किया जाता है। यानी कि मटेरियल इज यूज्ड एज बैरियर अगेंस्ट गैस एंड अरोमा। तो किसका किया जाता है उपयोग, तो वो किया जाता है दोस्तों PET का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। और दोस्तों मैं आपको PET की फुल फॉर्म बता दूं तो ये होती है पॉली इथाइलिन टेरिपथिलेट। ठीक है, ये भी आपको नीचे दिख रहा होगा, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है किस रंग के कांच IR किरणों से सुरक्षा प्रदान करते हैं, यानी कि इंफ्रारेड किरणों से। तो यानी कि कलर्ड ग्लास प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट IR रेज। तो दोस्तों ये करते हैं हरे रंग के कांच। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है रबर इलास्टोमर का सामान्य उदाहरण है। यानी कि रबर इज ए कॉमन एग्जाम्पल ऑफ इलास्टोमर। तो कौन सी रबर है वो, प्राकृतिक, नेचुरल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। देखिए दोस्तों मैंने आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइप किए हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन दबा देना, जिससे कि आने वाली नई वीडियो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। ठीक है, तो दोस्तों 31 क्वेश्चन में पूछा गया है रबर पॉली आइसोप्रीन होते हैं जिनका रासायनिक सूत्र C5H8N होता है। यानी कि वो कौन सी रबर है जो पॉली आइसोप्रीन होते हैं और उनका मोलिकुलर जो फॉर्मूला होता है वो होता है C5H8N। तो उनको बोलते हैं दोस्तों सिंथेटिक रबर, यानी कि संश्लेषित रबर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है डैश 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 या अधिक सल्फर वाले मुलायम रबर का मिश्रण कठोर रबर कहलाता है। मतलब कितने % सल्फर वाली मुलायम रबर को मिलाने पर मिश्रण कठोर रबर बन जाता है। सॉफ्ट रबर विद डैश और मोर सल्फर इज टर्म्ड हार्ड रबर। अगर हम 30% रबर मिलाएंगे, ठीक है, तो वह मिश्रण कठोर बना लेती है सल्फर वाले मुलायम रबर के साथ। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। 30% चाहिए हमको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है विच ऑफ द फ्लोइंग कंटेनर इज लेस रिएक्टिव। यानी कि कौन सा कंटेनर कम अभिक्रियाशील होता है। तो दोस्तों वो होता है एल्यूमिनियम कंटेनर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है डैश टूटने के लिए अधिक प्रतिरोध प्रदान करता है, पहचान में सहायक अल्ट्रावायलेट सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो वो क्या चीज होती है जो अधिक प्रतिरोध प्रदान करता है तथा अल्ट्रावायलेट से सुरक्षा प्रदान करता है। तो वो होता है दोस्तों प्लास्टिक कोटिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है पैकेजिंग जो खुराक के रूप में सीधे संपर्क में होती है उसे क्या कहा जाता है।
मतलब पैकेजिंग विच इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द डोजेज फॉर्म इज कॉल्ड। तो उसको बोलते हैं दोस्तों प्राइमरी पैकेजिंग, प्राथमिक पैकेजिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है बोरोसिलिकेट ग्लास को किस ग्लास के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। बोरोसिलिकेट ग्लास इज क्लासिफाइड एज, तो ये होता है दोस्तों टाइप 1 ग्लास। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है निम्नलिखित में से जिलेटिन और एगार किसका उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ जिलेटिन एंड एगार, तो दोस्तों ये होते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट यानी कि पाइसीकारक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिसाइजर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट प्लास्टिसाइजर, तो दोस्तों ये होता है कॉर्न प्रोटीन जिन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा अपोषक मिठास का उदाहरण नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर, तो ये होता है सोर्बिटोल। सोर्बिटोल जो होता है वह न्यूट्रिटिव स्वीटनर नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएट किसके व्युत्पन्न होते हैं। मतलब पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएट आर द डेरिवेटिव ऑफ, तो दोस्तों ये होते हैं बेंजोइक एसिड के। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है निम्नलिखित में किसका उपयोग मुख्य रूप से कब्ज दूर करने के लिए रेचक के रूप में किया जाता है। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली यूज्ड एज लैक्सेटिव टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन, तो दोस्तों ये किया जाता है सोर्बिटोल का उपयोग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है वह पदार्थ जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव सूक्ष्म जीवों के प्रति सक्रिय होते हैं क्या कहलाते हैं। यानी कि द सबस्टेंस दैट आर एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो दोस्तों इनको बोलते हैं रोगाणुरोधी यानी कि एंटी माइक्रोबियल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है औषधीय सहायकों को क्या कहा जाता है। यानी कि फार्मास्यूटिकल एड्स आर आल्सो कॉल्ड एज, तो दोस्तों इनको बोलते हैं एडिटिव यानी कि योजक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है द्रव्य की सेहनता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में किस कारक का उपयोग किया जाता है। मतलब टू इंक्रीज विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट आर यूज, तो दोस्तों इसमें पीवीपी का भी प्रयोग करते हैं, पॉलीविनाइल प्रोपाइलिन, ठीक है। दूसरा सोडियम कार्बोक्सिलिक मिथाइल सेलुलोज जिसका भी प्रयोग करते हैं। तीसरा मिथाइल सेलुलोज जिसका भी प्रयोग करते हैं। यानी कि इसका उत्तर होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये सभी। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया है HLB का SLS मान क्या है। यानी कि HLB वैल्यू ऑफ SLS इज, तो इसकी वैल्यू होती है SLS की 40, ये आपको याद रखना है। यही बात करें HLB और SLS की, तो HLB को बोलते हैं हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस और SLS को बोलते हैं सोडियम लोरिल सल्फेट। ये दोनों आपको याद रखने हैं। देखें दोस्तों इस सारणी में कुछ एजेंट और उनके HLB वैल्यू दी गई है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें जो मेन है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें एक तो सुक्रोज डाइलेट है जो इसकी होती है 7.1, ये आपको याद रखना है। दूसरी होती है अकेसिया, इसकी होती है 8.0, ये भी आपको याद रखना है। नंबर 3 पे है जिलेटिन, इसके होते हैं 9.8, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है मिथाइल सेलुलोज, जिसकी होती है 10.5, ये भी आपको याद रखना है। और यही बात करें दोस्तों इसमें ट्रेगाकंथ की होती है 13.2, ये भी आपको याद रखना है। ट्राइटोन की होती है 13.5, ये भी आपको याद रखना है। और दूसरा होता है सोडियम ओलिएट, इसकी होती है 18, ये भी आपको याद रखना है। और सबसे नीचे दिया है सोडियम लोरिल सल्फेट जो मैंने अभी आपको बताई थी, इसकी होती है 40, ये भी आपको याद रखना है। सभी इंपोर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 है API का पूरा नाम क्या है। मतलब API स्टैंड फॉर, तो दोस्तों इसको बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है मीठा करने वाले एजेंट का उदाहरण है। मतलब एग्जाम्पल ऑफ स्वीटनिंग एजेंट, तो दोस्तों इसको बोलते हैं सैकरिन और मैनिटोल। ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, ये दोनों होंगे। क्वेश्चन नंबर 48 है किस रंग एजेंट का उदाहरण है। इज द एग्जाम्पल ऑफ कलरिंग एजेंट, तो दोस्तों इसमें कारमेल होता है, ये रंग एजेंट होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है किसी दवा की घुलनशीलता बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाने वाले एक्सीबिएंट यानी कि सहायक पदार्थ को क्या कहा जाता है। द एक्सीबिएंट्स यूज्ड टू इनहांस द सोलुबिलिटी ऑफ ए ड्रग इज कॉल्ड, तो दोस्तों इसको बोलते हैं सोलुबलाइजर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 इस सीरीज का आखिरी का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कौन सा झिल्ली फिल्टर का उदाहरण नहीं है। मतलब विच वन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मेम्ब्रेन फिल्टर, तो देखे दोस्तों नाइलॉन, टेफ्लॉन और एस्बेस्टस, ये तीनों होते हैं मेम्ब्रेन फिल्टर का एग्जांपल। तो इसमें से सिल्वर मेम्ब्रेन फिल्टर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा।
दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना, और अगर अच्छी वीडियो लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके, और बेल आइकन भी दबा देना। जय हिंद दोस्तों।